हाँ, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज एक इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि अभी चेंज हुआ है, AS10। इसके पहले AS10 का नाम क्या हुआ करता था? इसके पहले AS10 का नाम था फिक्स असेट। अब ये बदल करके नाम कर दिया गया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसका नाम क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 वो भी चला गया। इसके जाने के कारण क्या है, कैसे चला गया ये? वास्तव में 2005 में G20 की समिट में हमारे प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन जी गए थे और वहां से एक वार्ता करके आए थे। इंटरनेशनल अकाउंटिंग के कंपैरिजन में अपनी भी अकाउंटिंग को उन्होंने IFRS फॉलो करने की बात करी थी। उसी के कॉन्टेक्स्ट में इसमें सब में चेंजेस आ रहे हैं। थोड़े से चेंजेस हैं लेकिन पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बदल दिया गया। पिछली बातों से कुछ चीजें कई जगहों पर बदलती हुई है। यहाँ पर हमारा AS6 खत्म हो गया, AS10 आ गया। AS10 पहले भी था लेकिन नाम बदल गया। जो पुराना AS10 था वो बाहर हो गया है और AS6 भी चला गया। दोनों को मर्ज करके एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है और ये उन दोनों की अपेक्षा आसान भी है। अगर हम देखें, पहले अगर असेट का रिवैल्यूएशन हो जाता था तो डेप्रिसिएशन एडजस्ट करने में भी तरह तरह के थोड़ी सी समस्याएं होती थी। उसमें मतलब कुछ घुमा करके करना पड़ता था, वो सीधा कर दिया गया है। अब हम डेप्रिसिएशन भी जो लगाते हैं इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो मुख्य रूप से अंतर है डेप्रिसिएशन लगाने में। पहले हम क्या करते थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस CPT में क्या पढ़ा था, जब हमारा अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो जाती, मेथड चेंज हो जाता है, तो हम क्या करते थे, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेते थे। पिछले साल मान लीजिए 2010 में कोई एसेट खरीदी गई, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करते थे। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम लोग थोड़ा सा इसमें डिस्कशन करेंगे। पहले तो ये है AS10 क्या है हमारा? AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मतलब पहले क्या था, फिक्स असेट, लेकिन अब इसका नाम पड़ गया AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देखिए हमने PPE जो यूज किया है, इसका मतलब है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जहां जहां PPE लिखा होगा उसको आप समझेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ट्रीटमेंट ऑफ PPE, दूसरा इन्वेस्टमेंट इन PPE में कितने इन्वेस्ट हुए हैं, कितना हमने लगाया हुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इन दोनों को निकालने का। इसके बाद हम देखेंगे मीनिंग, इसका मतलब क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम। क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम। पहले हमारा जो फिक्स असेट था, वो फिक्स असेट पहले डील करता था सभी को, टेंजिबल एज वेल एज इंटेंजिबल को भी। लेकिन कुछ दिन बाद जब 26 आ गया, तभी से उसमें कुछ परिवर्तन की संभावनाएं बन जाती थी। हमको तभी से कुछ परिवर्तन कर देना चाहिए। जैसे आपको याद होगा, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा था गुडविल के बारे में। एज पर अकाउंटिंग पार्टनरशिप में आपने पढ़ा होगा, एज पर AS10 एंड एज पर AS26 गुडविल विल नॉट बी क्या कहते हैं, डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कौन सी गुडविल वहां पर दिखाई जाती थी? जो गुडविल हम परचेज करके लाते थे, वो गुडविल हम नहीं दिखाते थे जो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड गुडविल होती थी, जो सेल्फ डेवलप्ड गुडविल होती थी। तो तभी से चेंज की जरूरत थी, लेकिन अब तो आ ही गया है, देर से ही आ गया। मीनिंग क्या है इसकी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम। मतलब अब ये सिर्फ और सिर्फ टेंजिबल आइटम पर लगेगा। इनटेंजिबल के लिए क्या है? AS26, या आप ग्रुप 2 में पढ़ेंगे या आगे पढ़ेंगे। प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम दैट, क्या ये जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है टेंजिबल आइटम है। कौन सा? चाहे जो टेंजिबल आइटम हो सारे हमारे हो जाएंगे? नहीं। कौन से टेंजिबल आइटम हमारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आएगा? हमने गुड्स खरीदा और उसको बेच देंगे, क्या ये भी आएगा? जवाब है नहीं, ये नहीं आएगा। फिर क्या आएगा? आर हेल्ड, जो कि आपने रखा है, किस बात के लिए रखा है? फॉर यूज इन प्रोडक्शन, जिसका कि आप प्रोडक्शन में यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए आप कोई आर्टिकल्स, कोई थिंग्स बनाते हो, उसमें जो चीजें प्रयोग करोगे, मशीनरी प्रयोग कर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, बिल्डिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, फॉर यूज इन प्रोडक्शन आर सप्लाई ऑफ गुड्स,
दूसरी बात है गुड्स की सप्लाई करने के लिए आपने रखा है। जैसे आपको आप जानते होंगे कोई भी पिज्जा हट वाला आता है तो एक मोटरसाइकिल लेकर के उसमें पीछे डिब्बे बने हुए होते हैं, वो किस बात के लिए होता है? सप्लाई करने के लिए होता है। सप्लाई ऑफ गुड्स, पिज्जा हट का गुड्स क्या है? पिज्जा, उसको सप्लाई करने के लिए। तो मतलब हो गया डिलीवरी वैन्स आर सर्विसेज, या सर्विस देने के लिए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ये क्या है हमारा बोर्ड, क्या है? सर्विस देने के लिए है। आर फॉर रेंटल, या आपने किस पर्पज के लिए इसको रखा है? रेंटल के लिए, रेंटल टू अदर्स, मतलब दूसरे को आप इसको किराए पर देंगे। आर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पजेज, या इसके बाद अगली बात यह है कि इसको हमने एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज के लिए रखा। जैसे ऑफिस में रखे हुए चेयर्स, टेबल्स, ये सभी किस बात के लिए होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए होता है, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पजेज के लिए होता है। तो क्या बात निकल करके आई? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम दैट आर हेल्ड, जो कि रखे गए हैं यूज के लिए। किसमें यूज के लिए? यूज के लिए प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन में यूज होंगे, या सप्लाई या गुड्स में यूज होगा, या इनका सर्विसेज में प्रयोग किया जाएगा। आर फॉर रेंटल, या इनका प्रयोग कहां पर किया जाएगा? दूसरे को किराए पर देने के लिए किया जाएगा। आर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पजेज। ये 5 बातें बताई गई हैं और इसके साथ में एंड लगा हुआ है। एंड का मतलब है कंजंक्शन, इसको जोड़ता है। 2 बातें हैं, ये बात भी फॉलो, इसमें से कोई बात फॉलो, चूंकि देखिए यहां सभी जगहों पर आर वर्ड लगा हुआ है। एंड, इनमें से कोई एक या एक से अधिक भी हो सकता है। एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग मोर देन ड्यूरिंग मोर देन 12 मंथ्स, मतलब इन पर्पज में से किसी पर्पज के लिए रखा हो और वो 12 महीने से अधिक समय प्रयोग हो, तो हम इसको क्या कहेंगे? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, हम इसे रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे। पहले कोई आया तो उसे पहचान करना है। सीपीटी में पढ़ता, आईपीसी में पढ़ता, कहां पढ़ता? पहले तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया होती, पहले पहचान करते हैं क्या? द कॉस्ट of an item of property, plant and equipment should be recognized as an asset if and only if, recognize करी जाएगी एक asset के रूप में कब? if and only if, यदि ऐसा हो, कैसा हो? it is a probable the future economic benefit associated with the item will flow the enterprise। क्या कह रहे हैं? वो ऐसा आइटम होना चाहिए जिसका कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता हो। किसके लिए होता हो? इंटरप्राइज के लिए होता। कौन सी इंटरप्राइज के लिए होता है? जिस इंटरप्राइज की आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसके लिए बात कर रहे हैं। दूसरी बात, द कॉस्ट ऑफ द आइटम कैन बी मेजर्ड रियलाइबली, और वो जो आइटम है हम उसको मेजर कर सकते हैं। कैसे? रियलाइबली, रियलाइबल उसको मेजर कर सकते हैं, एक कोई पैमाना के साथ हम उसको ढंग से मेजर कर सकते हैं। इन 2 बातों का होना जरूरी है। ये है हमारी रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। हम पहचान कर लेंगे कि ये हमारा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है। कब? जब उससे हमारा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला हो एंटरप्राइज के लिए। और दूसरी बात क्या बताई गई है? दूसरी बात ये बताई गई है कि कॉस्ट ऑफ एन आइटम, इसकी कॉस्ट को हम मेजर कर सकते हो। इसको accounting for property, plant and equipment except due following items, except the following item, accounting for property, plant and equipment except the following item, मतलब ये आइटम्स हमारे यहाँ नहीं आएंगे। कहाँ नहीं आएंगे? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में नहीं कंसीडर किए जाएंगे। कौन से? बायोलॉजिकल असेट अदर देन बियरर प्लांट। मतलब ये हुआ कि बियरर प्लांट तो होगा, क्योंकि यहाँ पर अदर देन लग गया, 2 बार निगेटिव हो गया। एक तो एक्सेप्ट कहा गया, फिर कहा गया अदर देन। बायोलॉजिकल प्लांट तो हमारा पीपीई में नहीं आएगा, लेकिन जो बियरर प्लांट होगा वो कहां पर आएगा? वो पीपीई में, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में कंसीडर किया जाएगा। वेस्टिंग असेट, वेस्टिंग असेट आप जानते हैं। वेस्टिंग एसेट जैसे माइंस, क्वेरीज, ये सभी चीजें ये भी इसमें नहीं आएंगी। ठीक है, ये हमारा AS10 में कवर नहीं किया जाएगा। अब
आगे सवाल ये है, वेस्टिंग एसेट आप जानते हैं, बायोलॉजिकल एसेट नहीं जानते होंगे। बायोलॉजिकल एसेट क्या है? बायोलॉजिकल एसेट इज अ लिविंग एनिमल्स, जो जानवर वगैरह होते हैं। वैसे इन पर यस बन रहे हैं, कैसे करेंगे? लिविंग एनिमल्स आर प्लांट। बायोलॉजिकल एसेट का मतलब क्या हुआ? लिविंग एनिमल्स और प्लांट। आगे बढ़ते हैं, फिर बियरर प्लांट क्या है? बियरर प्लांट इज अ प्लांट दैट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स। बियरर प्लांट वो प्लांट है जिनका की प्रयोग हम वहां पर करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं या सप्लाई करने के लिए करते हैं। किसको सप्लाई करने के लिए? एग्रीकल्चरल गुड्स को, ठीक है। और इज एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। और दूसरी बात यहां भी कही गई है कि इससे जो प्रोडक्शन हो हमारा वो 12 महीने से अधिक होना चाहिए। तीसरा है हैज अ रिमोट लाइवलीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज अ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर इंसिडेंटल स्क्रैप सेल। अब हम इसकी बात इकट्ठा करते हैं। ये क्या है? जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, एक पेड़ है, आम का पेड़ है। आम के पेड़ से जो आम निकलता उसको हम बेचते हैं। जरा बायोलॉजिकल की डिफिनीशन देखिए, इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई। हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं। किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं? आम प्रोड्यूस कर रहे हैं। आम प्रोड्यूस किससे होता है? पेड़ से होता है। तो वो जो पेड़ है हमारा वो बियरर प्लांट में आता है, वो हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंतर्गत कवर होगा, ठीक है। लेकिन अगर जैसे हम धान जानते हैं, आप लोग धान है, इसका पेड़, इसके पेड़ की बात करें तो क्या ये हमारा बियरर प्लांट में कवर हो सकता है? जवाब है नहीं। कितने दिन लगते हैं? 3 महीने 4 महीने में धान बो करके काट करके सब कुछ काम अलग कर लिया जाता है। गेहूं की फसल हो गई, क्या आप ऐसे प्रयोग कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि उससे ये बात नहीं है। आपको ये बात पहले समझनी है, क्या वो ऐसा चीज होना चाहिए, ऐसा प्लांट होना चाहिए जिससे कि आप 12 महीने से अधिक समय तक के लिए, मतलब कई बार उसमें प्रोड्यूस, जैसे आम का पेड़ हो गया, एप्पल ट्री हो गई, इस तरीके से हम उनकी बात करेंगे तो बियरर प्लांट होंगे। लेकिन अगर हमारा काम है कि हमने लकड़ी बनाई, जैसे हमने कोई पेड़ पैदा किया, उससे लकड़ी बनाई और उससे कुछ और बना करके हम बेच रहे हैं, तो ये कोई चीज बना करके क्या कहते हैं, जैसे टेबल वगैरह, ये हमारा बियरर प्लांट में कवर नहीं होगा। इसके बाद आता एक्सेप्ट फॉर इंसिडेंटल, ये अच्छा ये पूरा हो गया। कॉस्ट क्या होगी इसकी, कैसे कैलकुलेट करेंगे? या तो कॉस्ट होगा किसकी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। हम ये फार्मूला लगाएंगे, एक तो इसमें होगा कॉस्ट, दूसरा हो सकता है रिवैल्यूएशन किया गया हो तो रिवैल्यूड अमाउंट लेंगे, उसमें से हम माइनस करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन में ही पढ़ेंगे, यही इसी में तो डेप्रिसिएशन भी आ गया। पहले तो ये AS6 में हुआ करता था, ये कहां से कवर होगा? AS10 से। और ये कहां है? AS28। तो ये जो इम्पेयरमेंट लॉस है ये हम बाद में पढ़ेंगे। इम्पेयरमेंट लॉस यहाँ पर डिटेल में नहीं होता है, तो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे AS28 में। तो कॉस्ट ऑब्लिक रिवैल्यूएशन अमाउंट, जो भी रिवैल्यूएशन अमाउंट होगा दोनों में से, या कॉस्ट, उसको हम लेंगे। इसके बाद हम कैसे इस कॉस्ट का कैलकुलेशन करेंगे? द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे हम करते हैं, पहले देखिए ध्यान दीजिएगा, परचेज प्राइस, परचेज प्राइस जुड़नी चाहिए, बिल्कुल जुड़नी चाहिए। दूसरी बात क्या है? इंपोर्ट ड्यूटी, अगर आपने खरीदा है उस पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी दी है वो जुड़नी चाहिए। लेकिन अगर रिफंडेबल है, एडजस्टेबल है तो नहीं जुड़ती है। अगर नॉन रिफंडेबल, देखिए यहाँ पर वर्ड आ ही गया, नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्स, ऐसा टैक्स जो कि रिफंडेबल नहीं है, वो टैक्स हम जोड़ेंगे। इसके बाद द इनिशियल एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूविंग द आइटम एंड restoring the site referred to as decommissioning, restoration and similar liabilities, इसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। हम एस्टिमेट करेंगे कि ये जो प्लांट है हमारा, जिसको हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, इसे डीकमिशनिंग करने में, इसे जो है डिसलोकेटिंग मतलब डीकमिशनिंग करने में या रेस्टोरेशन करने में कितने खर्चे आएंगे, इसका एस्टिमेशन करते हैं, उसको भी हम उसकी कॉस्ट में जोड़ देंगे। एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट,
कोई भी ऐसी कास्ट जो कि डायरेक्ट उस पर एट्रीब्यूट की जा सकती हो, वो क्या है अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। प्रोफेशनल फीस, ये प्रोफेशनल फीस क्या है? कोई भी व्यक्ति आता है, कोई आर्किटेक्ट आता हो, कहता घर ऐसे ऐसे बनाओ, उससे आप कुछ पूछते हो, तो वही है आपका एनी प्रोफेशनल फीस में वो कवर होता है। कोई भी टेक्निकल, कोई इंजीनियर, कोई इस तरीके के लोग आते हैं। एनी ट्रेड डिस्काउंट, मान लीजिए उस गुड्स को खरीदने में, उस परचेज को, उस असेट को खरीदने में आपको कोई ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा, वो आप माइनस करेंगे। कोई रिबेट मिल रहा है, उसको माइनस करेंगे। और अगर कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है तो उसको भी आप माइनस करेंगे। लेकिन वो कैसे करते हैं, इसका ट्रीटमेंट आप कहां पढ़ेंगे? S12 में। इसको आप कहां पढ़ेंगे? S12 में पढ़ लेंगे। लेकिन फिलहाल वैसे भी आपको जानना चाहिए, गवर्नमेंट ग्रांट अगर किसी एसेट पर मिली है, जैसे मैं आपको बताऊं, कोई गाड़ी टैक्सी के लिए आप खरीदो, कोई गाड़ी खरीदे और उसका टैक्सी में रजिस्ट्रेशन कराइए, तो भारत सरकार क्या करती है, आपको जो एक्साइज ड्यूटी होती है, जब टैक्सी में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो उसकी छूट दे देती है। तो ये तो आपका यहाँ पर आ जाएगा कि जो भी ये रिफंडेबल हो जाता है, जो आपकी अदर कोई भी अगर आपने टैक्स दिया है उसको रिफंड कर दिया है गवर्नमेंट ने। अगर मान लीजिए नॉन रिफंडेबल होता तो हम जोड़ते, रिफंडेबल था तो उसको ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट के उदाहरण क्या है? ये अभी हम लोगों ने देखा था, जो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूट की जा सकती हो उस असेट पर, उस प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट पर। कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट, कौन सा एम्प्लॉय बेनिफिट? चाहे जो एम्प्लॉय बेनिफिट हो वही जोड़ देंगे? नहीं, जो भी एम्प्लॉय उसको बनाने में लगे हुए हैं, जो एम्प्लॉय उस असेट को बनाने में लगे हुए हैं, उनको जो हम देते हैं वो उनकी उस कॉस्ट में जोड़ देते हैं। साइट प्रिपरेशन, वो जो साइट बनाई जा रही है, साइट का मतलब होता है जिस पर काम किया जा रहा है, वो साइट जो प्रिपेयर की जाती है उसको भी जोड़ते हैं। ये हमारा डायरेक्टली रिलेटेड कॉस्ट होती है। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग चार्जेस, जो शुरुआत में डिलीवरी होती, मान लीजिए गुड्स वो असेट खरीदी गई, असेट खरीद करके लाई गई, तो उस पर आप कुछ भाड़ा देते हो, वो भी जुड़ जाएगा। हैंडलिंग चार्जेस देते हैं, वो भी जुड़ जाएगा। इंस्टॉलेशन कॉस्ट, कोई भी उसको इंस्टॉल कर रहा, एसी आप लगाइए तो उसको इंस्टॉल कराना पड़ता है, या जैसे आप कंप्यूटर वैसे किसी से ले लीजिए, किसी जो कंप्यूटर वाले होते हैं उनको बुलाइए, तो क्या करते हैं, कुछ असेंबलिंग करते हैं कि ला करके सामान पार्ट अलग अलग जोड़े, जो भी इस तरीके की कॉस्ट होती है वो जुड़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, जो टेस्ट करने के लिए आप कॉस्ट लगाते हो, मान लीजिए कोई भी काम करते हैं, कोई मशीन लगाते हैं, अब जिस व्यक्ति ने आपको मशीन लगा के दिया उससे कहा कि चलिए आप 500 यूनिट प्रोड्यूस करके दिखाइए, तो अभी ये क्या चल रहा है, ये ट्रायल रन है। अब 500 यूनिट बनाने में जो भी खर्च आएगा वो हम कहाँ जोड़ेंगे, वो हम ऐड कर देंगे। कहाँ ऐड कर देंगे? उस फिक्स असेट में, फिक्स असेट नहीं, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन जो उससे प्रोड्यूस हुआ, जो उससे प्रोडक्शन हुआ है, उसको हम सेल करेंगे ना, तो अगर हम सेल करते हैं तो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अभी जब तक ओके नहीं हो जाती है मशीन, जब तक वो जो भी चीज है, जो मशीन है, जो प्रॉपर्टी है, जो प्लांट है, जो इक्विपमेंट है, जब तक वो रेडी टू यूज नहीं हो जाता है, क्या वर्ड बोला हमने, रेडी टू यूज, नॉट पुट टू यूज। वर्ड को ध्यान से पढ़िएगा, रेडी टू यूज, ना पुट टू यूज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द रेडी टू यूज। वो प्रॉपर्टी, प्लांट या इक्विपमेंट यूज करने के लिए तैयार जब तक नहीं हो जाता, तब तक के जो भी एक्सपेंसेस हैं दैट शुड बी एडेड टू दैट प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये बोला है। इफ इतनी बात हो गई, हमको ये समझ में आ गया, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है वो क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट, साइट प्रिपरेशन, इनिशियल डिलीवरी, हैंडलिंग चार्जेस, इंस्टॉलेशन कॉस्ट एंड असेंबली कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, ट्रायल रन, लेस sale proceed of any sample etc. if several item are purchased together, ये कह रहे हैं if several items are purchased together and paid consolidated price। क्या किया है आपने, इकट्ठा कहीं से जाकर के ढेर सारे आइटम खरीद लिए, कहीं आप पहुंचे, पहुंच करके वहां चेयर थी, फर्नीचर था, मशीनरी थी, पता नहीं कई चीजें थी, आप पहुंचे, कहे बताइए इसका कितना दाम है, उसको आपने उसकी प्राइस तय करके और उसको खरीद लिया। अब टेबल का दाम कितना लगाएंगे, चेयर का दाम कितना लगाएंगे, ये भी तो एक क्वेश्चन है। आपने दे दिया 2 लाख रुपए इकट्ठा दे दिया,
क्या 2 लाख रुपए एक चीज की कॉस्ट पर लगा देंगे और अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग रूप से उस पर डिप्रिसिएशन लगेगा, और अगर डिप्रिसिएशन अलग अलग लगना है तो हमको उसकी कॉस्ट भी अलग अलग डिसाइड करनी है। तो कैसे करेंगे? फेयर वैल्यू इज डिटरमाइंड एंड अपोर्शन इन रेशियो ऑफ वैल्यू। हम प्रत्येक कॉस्ट की फेयर वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, इसकी फेयर वैल्यू क्या है और उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हो सकता है फेयर, जैसे आपने 2 लाख का पेमेंट किया हो, सबकी फेयर वैल्यू हो सकता है 2.5 लाख आ रही हो सकता है उससे कम आ रही हो, तो उस रेशियो में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। इफ फेयर वैल्यू नॉट डिटरमाइन, अगर फेयर वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो पा रही तब क्या करेंगे? आपको कॉम्पिटेंट वैल्यूअर को बुलाना पड़ेगा। इसलिए प्रयास करिएगा कि फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर ले जाएं। अगर नहीं कर पाए तो कॉम्पिटेंट वैल्यूअर को लाना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ फाइनेंस लीज, फाइनेंस लीज क्या होती है S9 में आप डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसको कैसे वैल्यू करते हैं वो वहां पर देखेंगे S19 में। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट विच इज नॉट कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। कुछ ऐसे उदाहरण आपको दिए जा रहे हैं। इट इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट, इट इज ओनली एग्जाम्पल। नहीं तो कह दें कि बस यही इतना होता, यही इतना नहीं होता, इसीलिए इसके आगे वर्ड लगा है एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट विच इज नॉट कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नंबर 1 इनॉग्रेशन कॉस्ट। इनॉग्रेशन कॉस्ट नहीं जोड़ती। इनॉग्रेशन का आप मतलब जानते होंगे। कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट ऑफ सर्विस, कोई भी प्रोडक्ट को या सर्विस को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नहीं जुड़ता है। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन न्यू लोकेशन, ये क्या बात है? कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग अ बिजनेस इन न्यू लोकेशन। मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, आप मान लीजिए यहां पर लखनऊ में एक बिजनेस चलाते हो, फिर आप इसको इसी एरिया में या लखनऊ से बाहर कहीं पर शिफ्ट करना चाहते हैं, या कुछ उसकी कोई मशीनरी चला रहे हैं, एक 4 करोड़ की मशीनरी है उसको आप चला रहे हैं, यहाँ पर उसका कुछ कैरिंग अमाउंट होगा, जो भी होगा, यहाँ से आप 5 किलोमीटर दूर ले जाना चाहते हैं, तो यहाँ से उस लोकेशन तक ले जाने के लिए कुछ खर्च लगेगा। ये सभी चीजें जो भी एक्सपेंस वो लगेगा और इंस्टॉल कराने का लगेगा या जो भाड़ा वगैरह लगेगा, ये आपकी कॉस्ट में जोड़ी नहीं जाएगी। क्यों? एक बार तो मशीनरी रेडी टू यूज हो चुकी थी ना, प्रयोग आपने करना चालू कर दिया था। अब इसका क्या मतलब? कुछ दिन बाद यहाँ से वहां ले जाए तो वो कॉस्ट जोड़ देंगे, फिर कुछ दिन बाद वहां से यहाँ ले जाए तो वो कॉस्ट जोड़ देंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो वही कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन न्यू लोकेशन। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल आने की संभावनाएं भी हैं। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस दृष्टि से है? चेंजेस आता है तो सवाल आते हैं। ये पक्का मान करके चलिए, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन कंफर्म मान के चलिए कि से क्वेश्चन आने ही आने हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड, जो एडमिनिस्ट्रेशन और अदर जनरल ओवरहेड होते हैं वो भी इसमें हम नहीं जोड़ते हैं। इनिशियल बिजनेस लॉस, इनिशियल बिजनेस लॉस क्या है? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी बिजनेस का लॉस हुआ उसको हम इसमें जोड़ देंगे? नहीं जोड़ेंगे। फिर इनिशियल वर्ड क्यों लगाया? क्यों नहीं कहा एनी बिजनेस लॉस? क्योंकि हमारे मन में एक सवाल होता है, क्या हमने एक बात याद रखी है, बिफोर पुट टू यूज, बिफोर रेडी टू यूज, जो भी हमारा लॉस हुआ जोड़ने, कोई भी लॉस नहीं जोड़ता है। सीपीटी में ऐसा एक सवाल भी एक बार आया था, जो लॉस होता है वो नहीं जोड़ता है, जो एक्सपेंसेस होते हैं वो जोड़ सकते हैं। मैंने नहीं कहा सभी जोड़ते हैं, लेकिन बिफोर रेडी टू यूज जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो जोड़े जा सकते हैं, कोई लॉस नहीं जोड़ा जा सकता है। कॉस्ट आर रीलोकेशन और रीऑर्गेनाइजेशन, ये वही है, कहीं पर आप इधर से उधर ले जा रहे हो या कहीं पर उसको अलग से ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो फिर आपको ये कॉस्ट उसमें जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड असेट, ऐसी असेट जिसको कि हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया है अपने इंटरप्राइज में। नंबर 1 कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द असेट, ऐसी कॉस्ट जो कि उस असेट से डायरेक्टली रिलेट होती है, बना रहे हैं हम, जो उससे डायरेक्ट रिलेट होती हैं। जैसे कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग बनाने में हमारी असेट में क्या क्या लगा? जैसे ईंट लगी, ब्रिक्स यूज हुई, सीमेंट हुई, मोरन हुई, जो भी हुई, इस तरीके से वो सभी चीजें डायरेक्टली रिलेटेड टू द असेट और फिर
कॉस्ट दैट आर एट्रीब्यूटेबल टू कंस्ट्रक्शन, और ऐसी कास्ट जो कि हम कंस्ट्रक्शन पर एट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए एक आपके यहाँ मैनेजर है, वो काम करता है। अब मैनेजर साहब है, अपना 30% वर्क इस कंस्ट्रक्शन पर लगा रहे हैं, 70% वर्क कहीं अदर लगा रहे हैं। तो ये जो 30% salary or any other expenses incurred on that manager should be added to property, plant and equipment which you are constructed in your enterprise. इसके बाद any internal profit are eliminated। कि internal profit क्या है? अगर मैं बात करूं any internal profits are eliminated, कोई भी internal profit eliminate कर दिया जाएगा। ये internal profit वास्तव में है क्या? एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए आप एक बिल्डिंग बना रहे हो। बिल्डिंग बनाते हुए आप ये सोच रहे, अभी बना नहीं रहे, अभी सोच रहे कि एक बिल्डिंग बनाना है और आपकी बिल्डिंग बनाने की कास्ट आएगी 20 लाख रुपए। आपने कोटेशन मंगाया लोगों से, कुछ कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनसे कोटेशन मंगाया। अगर आप 20 लाख में बना सकते हो तो कोई भी आएगा तो हो सकता है कुछ ज्यादा ले। सपोज करिए कि उसने, जिसने सबसे कम कोड किया वो 25 लाख कोड किया, तो दिस 5 lakhs इज कॉल्ड इंटरनल प्रॉफिट। ये 5 लाख जो है ये है हमारा इंटरनल प्रॉफिट। इस इंटरनल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ यही इंटरनल प्रॉफिट है, लेकिन इस जगह पर जो इंटरनल प्रॉफिट पर चर्चा की जा रही है वो यही वाला इंटरनल प्रॉफिट है। तो ये जो इंटरनल प्रॉफिट है आर इलिमिनेटेड, इसको हम इसमें नहीं ले आएंगे, इलिमिनेट कर देंगे, बस इतनी सी बात है। हाँ, नहीं तो ऐसे मन में विचार आ सकता है, ठीक है। अब आप ये मत कहिए हमारे मन में नहीं आएगा, फिलहाल एएस का एक काम है, बोर्ड का काम है कि जो भी चीजें होती है उसको वो सजेस्ट करता है। एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेज मटेरियल, लेबर और अदर रिसोर्सेज इज नॉट इंक्लूडेड। कोई भी एबनॉर्मल आइटम जो होगा, जो लॉस हो जाएगा, वो हम उसमें ऐड नहीं करते हैं। इंटरेस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड एज पर एएस 16 बोरोइंग कॉस्ट। एएस 16 है बोरोइंग कॉस्ट का, वो बताता है कि इंटरेस्ट हम कितना उसमें ऐड कर सकते हैं, कहां तक का इंटरेस्ट कर सकते हैं। वो जब आप बोरोइंग कॉस्ट पढ़ेंगे ये 16 तो वहां पर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं सब्सिक्वेंट कॉस्ट। सब्सिक्वेंट कॉस्ट का मतलब होता है, सब्सिक्वेंट का मतलब बाद में, जो कॉस्ट बाद में आती है उसकी बात करें। इफ एक्सपेंडिचर मीट्स द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट कैपिटलाइज, तो क्या कर दिया जाता है, कैपिटलाइज कर दिया जाता है, आर कैपिटलाइज। अदरवाइज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। अगर कोई भी खर्चा जो हम कर रहे हैं वो अगर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की डिफिनीशन को कवर कर लेता है तो उस एक्सपेंसेस को हम कैपिटलाइज कर देते हैं, अन्यथा उसको हम एक्सपेंडिचर में कर लेते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं। सपोज करिए कि आप कोई भी, आपके यहाँ मशीनरी है, काम हो रहा है, ठीक है। मशीनरी का जो प्रोडक्शन रेट है वो 1000 यूनिट है। एक मशीनरी है जिसका की प्रोडक्शन 1000 यूनिट है पर डे का। आपने कुछ, आपकी मशीन खराब हो गई, कुछ आपने एक्सपेंसेस इनकर किया, फिर से आपकी मशीनरी ठीक हो गई, कोई बात नहीं। अगर मशीनरी ठीक हो गई तो ये खर्च कहाँ जाएगा, एक्सपेंस में जाएगा। लेकिन सपोज करिए कि आपने कोई भी ऐसा एक्सपेंस इनकर किया है जिससे कि अब आपकी मशीनरी की क्षमता बढ़ जाएगी और ये आपका पर डे प्रोडक्शन 1500 यूनिट्स हो जाएगा। अगर ये पर डे 1500 यूनिट मतलब जो उसका स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड के ऊपर चला गया, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ऐसा आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। मेजरमेंट की बात करते हैं। अब हम आते हैं मेजरमेंट में। सब्सिक्वेंट कॉस्ट हो गई। सब्सिक्वेंट कॉस्ट का मतलब एक तरीके से जैसे आपने इंप्रूवमेंट कॉस्ट वगैरह पढ़ी थी वो होती है, कुछ उसमें जोड़ देना, उसकी इफिशियंसी बढ़ा देना, उसकी क्षमता को बढ़ा देना, ये हमारा होता है सब्सिक्वेंट कॉस्ट। अगर ऐसी है तो हम प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में जोड़ देंगे, नहीं तो एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर लेंगे। जैसे रिपेयर कराया मशीनरी में तो कहाँ करते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, या जो भी इस तरीके का है, बैंक के उधारी है जो भी है उस तरीके से डेबिट क्रेडिट कर लेते हैं। मेजरमेंट आइटम क्वालिफाई रिकॉग्निशन क्राइटेरिया शुड बी मेजर्ड एट।
जो भी आइटम क्वालिफाई करता है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, किसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया? जाहिर सी बात है, जिसके शादी होते हैं गीत उसी के गाए जाते हैं, तो फिर क्या हुआ? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्हीं की बात करेंगे, गाना तो इन्हीं के बारे में गाना है। तो क्या करना है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, किसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मेजर किया जाएगा किस पर? कॉस्ट पर। और अगर वो असेट रीवैल्यू कर दी गई है तो रीवैल्यूएशन अमाउंट पर। हम क्या करते हैं? कॉस्ट माइनस, इस कॉस्ट से क्या करते हैं? कॉस्ट माइनस, क्या माइनस करेंगे इसमें से? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और इसमें भी हम क्या माइनस करते हैं? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो जो अमाउंट कैलकुलेट होकर के आता है दैट इज कॉल्ड, उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या है? जो आप अपनी बैलेंस शीट में, अपनी बुक में जो वैल्यू लिखे हुए होते हैं दैट अमाउंट इज कॉल्ड कैरिंग अमाउंट। इस अमाउंट को आप वैसे पहले बुक वैल्यू भी कहते हैं, उसी को कैरिंग अमाउंट भी बोलते हैं। कैरिंग अमाउंट का मतलब जिस वैल्यू पर वो असेट आगे कैरी करी जाएगी, कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड ये पढ़ रखा ना, तो यही है कैरिंग अमाउंट। हाँ, नहीं तो सोचें कैरिंग अमाउंट क्या है, पता नहीं कहां से आ गया। फेयर वैल्यू यूजुअली डिटरमाइंड बाय क्वालिफाइड वैल्यूअर्स। हमको फेयर वैल्यू डिटरमाइन करनी होती है। कौन करेगा? हम खुद कर लेंगे? नहीं, कौन करेगा? क्वालिफाइड वैल्यूअर्स। बुलाना पड़ेगा उसको, आइए और हमारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू करिए। आइटम सिग्निफिकेंट एंड वोलाटाइल चेंजेस। वोलाटाइल चेंजेस का मतलब क्या होता है? आइटम सिग्निफिकेंट, जो आइटम सिग्निफिकेंट है और वोलाटाइल चेंजेस है उसमें। ये वोलाटाइल चेंजेस क्या होता है? जो जल्दी जल्दी परिवर्तन होता है, ये वोलाटाइल चेंजेस होते हैं। ठीक है, आइटम सिग्निफिकेंट एंड वोलाटाइल चेंजेस रिक्वायर एनुअल रिवैल्यूएशन। कौन से आइटम जो कि जल्दी जल्दी परिवर्तनशील आइटम होते हैं उनकी हम रिवैल्यूएशन कैसे कराते हैं? एनुअल, कम से कम एक बार ईयर एंड पर हम जरूर कराते हैं, ऐसा वर्ड लिखा गया है। तो क्या हम 10 बार कराएंगे साल भर में? कोई साल भर में 10 बार नहीं कराए, लेकिन लगा दिया गया एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कब हम कराएंगे? एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वो एक बार जरूर कराएगा। क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर के एंड पर ही तो वैल्यू उसमें लिखते हैं। कहां पर लिखते हैं? बैलेंस शीट में। अब बीच में करा ले तो क्या फायदा है? आगे बढ़ते हैं। अदर, जो भी और असेट होंगी, मतलब जिसमें वोलाटाइल चेंजेस नहीं होगा, जो और अदर असेट्स होंगी, उसमें हम क्या करेंगे? 3 साल या 5 साल में उसका रिवैल्यूएशन हमें कराना पड़ेगा। इसके बाद हम चलते हैं इंटायर क्लास शुड बी रिवैल्यू। ये नहीं है कि एक क्लास है, एक कोई असेट का क्लास है और उसमें आप क्या कर रहे हैं? एक असेट को पकड़ करके उसका रिवैल्यूएशन